हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले ग्रैन्यूल्स इंडिया के बारे में। इस वीडियो में हम लोग करेंगे ग्रैन्यूल्स इंडिया के कंपनी का पूरा एनालिसिस और जानेंगे कंपनी के यहाँ पे सारे फंडामेंटल्स और करेंगे फिनेंशियल परफॉर्मेंस, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंजेस, वहीं पे टेक्निकल एनालिसिस, क्या संकेत है, रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है चार्ट के अंदर। और यहाँ पे हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें आपको क्या करना चाहिए, बाय करे, सेल करे, होल्ड करे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हम आपको एकदम संक्षिप्त में बताएंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ ग्रैन्यूल्स इंडिया के बारे में आप इस वीडियो को देखने के बाद सारी चीज़ें जान जाएंगे, जो कि एक आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को यहाँ पे अफेक्ट करेगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें सभी तरह के फंडामेंटल अपडेट्स के लिए। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जो कि एक ऑटोमेटेड मार्केट फीड है, जिसके अंदर क्या होता है कि सभी बड़े बड़े न्यूज़ सोर्सेज यानी मनी कंट्रोल से लेकर CNBC तक ऑटोमेटिक बेसिस पे यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर के थ्रू सारी न्यूज़ रियल टाइम बेसिस पे अपडेट हो जाती है। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है जो टेलीग्राम पे केवल हम लोग कर रहे हैं। एक बार आप जाके ज़रूर देखिएगा। आप चाहें तो बीट द स्ट्रीट सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू जा सकते हैं। बात करेंगे हम ग्रैन्यूल्स इंडिया की। ये एक API कंपनी है, ठीक है। अभी API का मतलब क्या होता है, एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मैं हर वीडियो में हर API के एनालिसिस में बताता हूँ। मान लीजिए ये आपकी एक पेन किलर की टैबलेट है, ठीक है। अभी इस टैबलेट में बहुत सारे यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स होंगे। एक इंग्रेडिएंट होता है एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, जो कि इंटेंडेड इफेक्ट्स देता है, जो आपके पेन किलर में पेन कम करने का काम करेगा। उसके अलावा कुछ यहाँ पे नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपकी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, और उसके अलावा यहाँ पे आपका बाकी के बॉडी को कंट्रोल करना, पसीना वगैरह रोकना, तरह तरह के यहाँ पे चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो जो मेन काम करने दवाई के अंदर जो मेन काम करता है ना, जो इंग्रेडिएंट सबसे मेन काम करता है ना, उसको API बोलते हैं। और ये API फिनिश डोजेज में यहाँ पे बनाया जाता है। जो फिनिश डोसेज मतलब पूरी की पूरी टैबलेट को फिनिश डोसेज बोला जाता है। तो उसके अंदर इसको डाला जाता है और फिर ये ऐसे काम करता है, ठीक है। तो अभी ग्रैन्यूल्स क्या क्या बनाता है, फिनिश डोसेज के इंटरमीडिएट्स बनाता है, फॉर्मुलेशन का काम करता है, फिनिश डोसेज बनाता है और API बनाता है। 3 तरह के काम करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। उसी के अलावा अगर आप देखोगे, अच्छा इनके रिजल्ट्स की बात करें, अगर आप देखोगे FY21 की जो इनकम है, यहाँ पे अगर आप देखोगे इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस यानी रेवेन्यू 25% से बढ़ा है YoY बेसिस पे, और EBITDA यहाँ पे 63% से बढ़ा है, और पैट यहाँ पे 64% से बढ़ा है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे कि यहाँ पे जो रेवेन्यू की ग्रोथ है, उससे ज़्यादा यहाँ पे पैट और EBITDA के अंदर ग्रोथ है। मतलब यहाँ पे जाहिर सी बात है पैट और EBITDA मार्जिन के अंदर यहाँ पे एक अपटिक देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे Q4 की बात करें तो यहाँ पे YoY ग्रोथ जो है इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस में 33% की है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 102% की ग्रोथ है, और पैट के अंदर 38% की ग्रोथ है, जो कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर हम देखें यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% का है, जो पिछले साल से ज़्यादा है। ओवरऑल ये जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी रही है। और मैं आपको बता दूँ न्यूलैंड और बाकी के जो अभी तक जो रिजल्ट आए, जैसे न्यूलैंड के रिजल्ट काफ़ी ख़राब थे। सोलारा एक्टिव में अगर आप बात करें तो ये इतना मार्जिन, हाई मार्जिन किसी के भी नहीं है। 25% का मार्जिन बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें अभी अगर न्यूलैंड की, तो न्यूलैंड का मार्जिन यहाँ पे लगभग 15% है। वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी ने क्या क्या बताया जो हाइलाइट्स के अंदर, यहाँ पे कंपनी ने बोला 33% से बढ़ा है, डिस्पाइट यहाँ पे जो चैलेंजेस थे लॉजिस्टिक्स के कारण, जो कि लॉकडाउन वगैरह होने के कारण, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, लोअर यूटिलाइजेशन कैपेसिटीज़। यहाँ पे अगर आप देखोगे पैरासीटामॉल की जो यहाँ पे डिमांड कम थी, आई डोंट नो व्हाई एक हुआ है, क्योंकि पैरासीटामॉल तो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, डिमांडिंग है, बट फिर भी यहाँ पे कंपनी ने बोला कि यहाँ पे पैरासीटामॉल की यहाँ पे लोअर यूटिलाइजेशन थी। और वहीं पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक और है जो कंपनी को यहाँ पे जो कंपनसेटेड है, यहाँ पे MEIS बेनिफिट जो यहाँ पिछले साल था वो अब नहीं है, तो उसी के साथ यहाँ पे ये है। और वहीं पे कंपनी ने कुछ न्यू प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च किए हैं और मार्केट शेयर को एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के अंदर यहाँ पे मार्केट शेयर इंक्रीज़ किया है। वहीं पे EBITDA अगर आप देखोगे 102% से बढ़ा है, 8.6% का BPS यहाँ पे एक्सपेंशन है। अगर आप देखोगे हाइयर सेल्स वॉल्यूम और यहाँ पे अगर आप देखोगे उसके कारण हो रहा है। वहीं पे पैट यहाँ पे 128 करोड़ का है। ड्यूरिंग द क्वार्टर कंपनी ने 2 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, 3 ANDAs फाइल किए। ANDAs का मतलब अगर आप समझे तो एक सिंपल सी बात होती है, एक रेगुलेटरी फाइलिंग होती है, जिसके अंदर कंपनी यहाँ पे ड्रग रेगुलेटर को यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करती है हमारे यहाँ पे ड्रग्स को यहाँ पे अप्रूव करने के लिए। वहीं पर अगर आप देखोगे कंपनी को 6 ANDAs के लिए अप्रूवल मिल चुका है इस क्वार्टर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा FY21 की हाइलाइट्स देखेंगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो मैं बोल रहा था ना कि जैसे कि ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो वो आप देखो 6% से इनका ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ा है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी लगभग यहाँ पे करीबन 4% से बढ़ा है। रेवेन्यू की बात करें 25% से बढ़ता है, 63% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता है, और पैट यहाँ पे 64% से बढ़ता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है।
अभी यहाँ पे FY21 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी हाइलाइट्स है। अगर आप देखोगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कंपनी का जो नेट डेप्ट है वो कम हुआ है और MEIS का बेनिफिट जो पिछली बार मिलता था वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। उसके कारण इस बार की जो प्रॉफिटेबिलिटी है 39 करोड़ का यहाँ पे नुकसान है। MEIS क्या है? बेसिकली ये एक एक्सपोर्ट स्कीम होती है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव में मिलता है। अच्छा, API का जो बिजनेस है इनका, वो अगर आप देखोगे यहाँ पे 12% से बढ़ा है YOY ड्यू टू न्यू कस्टमर एडिशंस। फिर PFI है, ये क्या है? एक तरीके का ये फार्मा फॉर्मुलेशन इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो उसका बिजनेस यहाँ पे अगर आप देखोगे 49% से बढ़ा है ऑन द बैक ऑफ इंक्रीज मार्केट पेनिट्रेशन एंड एडिशन ऑफ न्यू कस्टमर। फिर वहीं पे अगर आप देखोगे फिनिश डोसेज का जो बिजनेस है उसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे 1360, यहाँ पे अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखोगे 1360 करोड़ से बढ़ के वो बिजनेस यहाँ पे 1700 करोड़ का हो गया, लगभग 25% से बढ़ा है। मतलब सभी के अंदर यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ है यहाँ पे अगर आप देखोगे PFI के अंदर है। और वहीं पर यहाँ पे अपन देखते हैं ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे कंपनी ने बताया कि कैसी रही है। अच्छा, उसी के अलावा यहाँ पे अभी EBITDA और ग्रॉस मार्जिन्स यहाँ पे किस कारण बढ़े? हायर PFI और FD वॉल्यूम्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था PFI और FD यहाँ पे हाई मार्जिन होते हैं, हाई मार्जिन हाई प्रोडक्ट्स वाले शेयर होते हैं, और API थोड़ा लो मार्जिन प्रोडक्ट होता है। और यहीं पर अगर आप देखोगे तो इनका जो शेयर है 50% बढ़ चुका है। और कंपनी के कुछ टॉप लाइन यहाँ पे एग्जिस्टिंग अप्रूवल्स में न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस के कारण यहाँ पे मार्केट पेनिट्रेशन बढ़ा है। EBITDA यहाँ पे अभी क्यों बढ़ा है? EBITDA के मार्जिन यहाँ पे हायर वॉल्यूम्स, न्यू लॉन्चेस, कुछ ऑपरेशनल यहाँ पे मेजर्स लिए गए थे जिससे कॉस्ट वगैरह कम हुई है। FD वॉल्यूम्स यहाँ पे जो अगर आप देखोगे फिनिश डोजेज की वॉल्यूम 50% से बढ़ गई है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करती है कुछ नए प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लॉन्च करने के बाद यहाँ पे कंपनी की ये परफॉर्मेंस रही है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखोगे नेट डेप्ट टू EBITDA का जो रेशो है वो यहाँ पे अभी 0.7 रह गया है और 1.2 था पिछले साल। तो ये जितना ज़्यादा कम होता है उतनी अच्छी बात है। ROCE अगर आप देखोगे 30%, ये बहुत ज़्यादा है। अगर अपन इसको कंपेयर करें शायद लॉरस लैब्स में भी इतना ROCE नहीं है। और अगर अपन देखें सोलारा एक्टिव में तो डबल डिजिट का होता है, मतलब 20s के लगभग है। और अगर अपन बात करें न्यूलैंड के अंदर तो सिंगल डिजिट ROCE है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब ये इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किया है पूरे साल के अंदर। और वहीं पे अगर अपन देखेंगे तो कंपनी ने कुछ टोटल यहाँ पे साल के अंदर 12 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। और अगर हम बात करें कंपनी को 14 न्यू अप्रूवल्स वगैरह मिले हैं। और वहीं पे अगर हम देखेंगे कंपनी का यहाँ पे जो प्लान है एक्सपेंशन का, 1000 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है नेक्स्ट 3 ईयर्स, जो कि ये फिनिश डोसेज के अंदर करेगी। न्यू MUPS फैसिलिटी यहाँ पे कंपनी लाएगी और जो एग्जिस्टिंग API फैसिलिटी का है यहाँ पे मेंटेनेंस और कैपेक्स वगैरह किया जाएगा। वहीं पर अगर हम देखें यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन US ये यहाँ पे एक 800 मिलियन की सॉलिड ओरल टैबलेट्स के लिए अलग कैपेसिटी को ऐड करेंगे। और अनदर फॉर्म ऑफ फॉर्मुलेशन ऑन अ सिंगल शिफ्ट बेसिस विल बी ऑपरेशनल बाय Q1 FY22। तो ये एक नया प्लान है कंपनी का। वहीं पे कंपनी ने 0.75 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि ये काबिल तारीफ़ है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें मैनेजमेंट के चेयरमैन जो कि हैं, यहाँ पे अगर अपन देखते हैं कि उनका क्या कहना है तो वो भी जान लेते हैं। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे जो मैनेजमेंट का कमेंट है उसमें कुछ खास बात नहीं बोली है, वही की वही बातें हैं। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे केवल क्वालिटेटिव कमेंट है, क्वांटिटेटिव कमेंट में कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, यहाँ पे सेगमेंट और यहाँ पे ये सब देख सकते हो। सबसे ज़्यादा जो बिजनेस ये लोग लेके आते हैं ये नॉर्थ अमेरिका से लेके आते हैं और फिर यूरोप, जो कि सभी यहाँ पे API कंपनीज़ है वो यहाँ पे लेके आती है। तो ये दो यहाँ पे सबसे बड़े इनके वो हैं। फिर FD का जो बिज़नेस है, फिनिश डोजेज का बिज़नेस सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद API होता है, बट इसका मार्जिन कम होता है। और PFI का यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा है, बिज़नेस कम है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और वहीं पर अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें, इनके जो ओवरऑल कस्टमर बेस है लगभग 250 यहाँ पे कस्टमर्स हैं। और इनकी जो प्रेजेंस है इंडिया, US, UK, 7 मैन्युफैक्चरिंग इनकी फैसिलिटीज़ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें से 6 इंडिया में है और 1 US के अंदर है। और वहीं पे अगर देखोगे इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे जो रेगुलेटर्स है, इन लोग ने यहाँ पे US FDA, EU CGMP, ये सब जो बड़े बड़े रेगुलेटर्स हैं, इनने इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को अप्रूव कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की ओर चलते हैं और थोड़ी बहुत और चीज़ें जानते हैं। और वहाँ पे हम लोग उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत वैल्यूएशंस वगैरह का एनालिसिस करेंगे। अच्छा, Q-on-Q पे एक बार परफॉर्मेंस देख लेते हैं कैसी रही है। तो अगर आप देखोगे Q-on-Q परफॉर्मेंस यहाँ पे थोड़ी वीक रही है। अगर आप देखोगे जहाँ पे पहले जो परफॉर्मेंस 80,000 लैक्स की थी, अगर आप देखोगे 86,000 लैक्स का रेवेन्यू था, अभी 80,259 लैक्स का रहा है। तो ये यहाँ पे परफॉर्मेंस Q-on-Q बेसिस पे ख़राब रहती है। वहीं पर अगर आप देखोगे जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है, अगर आप देखोगे तो वो परफॉर्मेंस भी यहाँ पे ख़राब रहती है, ठीक है। तो Q-on-Q कंपनी ने यहाँ पे ख़राब परफॉर्म किया है, बट YOY बेसिस पे ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे Q4 की जो परफॉर्मेंस ख़राब होने का एक मेन कारण है लॉजिस्टिक्स इशू, क्योंकि लॉकडाउन के कारण यहाँ पे बहुत जगह यहाँ पे लॉजिस्टिक्स इशूज़ हो गए थे और बहुत सी जो कुछ की रॉ मटेरियल्स थे उनकी प्राइजेस भी बढ़ गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ओवरऑल यहाँ पे डिमांड में जो बाकी दवाइयों की डिमांड है उसमें थोड़ी बहुत यहाँ पे कमी आ गई थी। तो ये सारी चीज़ों को इम्पेक्ट करता है। चलिए
अब हम बात करते हैं यहाँ पे फिनेंशियल हाइलाइट्स की। लगभग ये सारी जो हाइलाइट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट आप फिर भी चार्ट फॉर्म में यहाँ पे देख सकते हैं FY21 की जो परफॉर्मेंस है पिछली बार से काफ़ी अच्छी रही है। GPM अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 40% से इनका GPM बढ़ता है। लगभग यहाँ पे जहाँ 50% का GPM था अब वो 57 का हो गया है। तो ये सारी चीज़ें, उसके अलावा अगर हम बात करें एसेट टर्नओवर रेशो यहाँ पे बढ़ गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और वहीं पे EPS अगर आप देखोगे तो 22 रुपीज़ का EPS है इस बार के लिए। तो अगर अपन इसका P वैल्यूएशन करें तो यहाँ पे अपने को देखने को पता पड़ेगा कितना कम P है। तो लगभग जो यहाँ पे P आता है वो 16 का P आता है, जो कि बहुत ही कम है। अगर आप देखोगे बाकी सभी API कंपनीज़ का जो P होता है लगभग 30 से 40-50 तक P होता है। तो इसका ये P वैल्यूएशंस काफ़ी कम है। अब हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत प्राइस टू बुक रेशो वगैरह भी देखना पड़ेगा और डेप्थ लेवल्स भी देखने पड़ेंगे कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें रेवेन्यू स्प्लिट की, जैसे कि मैंने बताया सबसे ज़्यादा बिजनेस यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका से आता है और फिनिश डोजेज से सबसे ज़्यादा बिजनेस आता है, और वो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, उसके अलावा FY21 में भी बिल्कुल यही पैटर्न रहा है। और अगर हम बात करें की फिनेंशियल्स वगैरह, ये सब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा नेट डेप्ट टू इक्विटी का रेशो अगर आप देखते हो तो ये ओवरऑल जो डेप्ट है, ये आप देखोगे तो नेट डेप्ट की बात गई है, ग्रॉस डेप्ट की यहाँ पे अभी तक कुछ बात नहीं की गई है, वो हमें बैलेंस शीट से देखना पड़ेगा। और ROE जो अगर आप देखोगे 27% का, जो कि काफ़ी हाई है। ROC 30% का है। फ्री कैश फ्लोज इस बार जो जनरेट किए हैं ओवरऑल यहाँ पे कंपनी ने 506 मिलियन जनरेट किए हैं। और कैश टू कैश साइकिल अगर आप देखोगे 117 दिन है, मतलब बेसिकली कंपनी कितने दिन में अपना यहाँ पे ओवरऑल पेमेंट यहाँ पे रिकवर कर पा रही है, ये सारी चीज़ें हैं। और अच्छा, नेट डेप्ट टू का यहाँ पे EBITDA का ये दे रखा है कि नेट डेप्ट टू EBITDA का रेशो है, ये सारी चीज़ें हैं। और वहीं पे अगर आप 5 साल का यहाँ पे परफॉर्मेंस देखते हो तो कैसे कंपनी ने परफॉर्म किया है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा यहाँ पे फ्री कैश फ्लो जनरेशन जो मार्च 21 के लिए, वो इस बार अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1615 मिलियन रहे हैं। फ्री कैश फ्लो का मतलब होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कुछ यहाँ पे अगर आप देखोगे टैक्सेस वगैरह और कैपेक्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने बताया कि ग्रॉस डेब्ट जो है वो यहाँ पे 830 मिलियन से रिड्यूस किया है। और वहीं पे शॉर्ट टर्म लॉन्स यहाँ पे बढ़ गए बिकॉज यहाँ पे इन्वेंट्री बिल्डअप हुई है न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस के कारण। वहीं पे नेट डेब्ट रिड्यूस हो गया है। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो ऑपरेशनल कैश फ्लोज जो रहे थे वो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे 4325 मिलियन रहे, जो कि इंक्रीज वर्किंग कैपिटल के कारण रहे हैं। और जो इनके फ्री कैश फ्लोज है वो यहाँ पे अगर आप देखोगे कम हो गए। इसके पीछे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि हायर कैपेक्स किया था कंपनी ने, क्योंकि यहाँ पे कंपनी को फ्यूचर बिजनेस में यहाँ पे एक इम्पैक्ट देखने को, मतलब अपॉर्चुनिटी दिख रही है। वहीं पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वैल्यू अनलॉकिंग के लिए अगर आप देखोगे CAGR ग्रोथ, अगर आप ये सारी चीज़ें देखोगे तो GPM वगैरह सब भी जो पैटर्न्स है, सभी फिनेंशियल और ऑपरेशनल मैट्रिक्स कंपनी के फेवर में है। वहीं पे अगर आप देखोगे यहाँ पे FDs का जो यहाँ पे डोजेज का यहाँ पे ट्रेंड है वो बढ़ता आ रहा है। और इसके पीछे यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, जो API बनाती है ना, उसी API, वो जिस API में काम करेगा FD, जिस फिनिश डोजेज में काम आएगा वो API, उसी के अंदर इसको यहाँ पे यूज़ कर रही है। तो उसी का FD का यहाँ पे बिजनेस भी बढ़ा रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऐसे काम कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे फिनिश डोजेज का बिजनेस कैसे बढ़ता आया है, और वहीं पे जो बाकी 2 बिजनेस है उस बिजनेस को भी यहाँ पे कंपनी ने बढ़ाया है। और वहीं पे कंपनी का जो फिनिश डोजेज का रेवेन्यू है अब वो यहाँ पे 52% ऑफ द रेवेन्यू मार्केट शेयर हो गया है उसका। उसके अंदर यहीं पे ये ESG फिलोसॉफी है। और वहीं पे अगर आप देखोगे ये अभी अगले 2-3 साल का ग्रोथ है। रेवेन्यू CAGR जो 20% की हासिल करनी है, पैट CAGR 20% और ROC 25% प्लस। ROC अभी भी 25% प्लस है। और अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू CAGR जो कितना है, ग्रोथ अपन देख लेते हैं। यहाँ पे 5 ईयर का जो अभी रेवेन्यू CAGR है 30% ही है। तो मतलब ओवरऑल जो अगर आप देखोगे ना तो 5 ईयर CAGR जो अभी रेवेन्यू और पैट वगैरह का है वो लगभग उतना ही है, थोड़ा हायर। यहाँ पे अगर अपन देखें 19% CAGR को यहाँ पे 25% अचीव करना है। और वहीं पे पैट का जो CAGR 35% है उस पर कंपनी ने बोला है कि अभी तक आने वाले टाइम में 20% रह सकता है। अच्छा, उसके अलावा क्या क्या प्लान है, यहाँ पे कैश कंजर्वेशन में यहाँ पे कंपनी ध्यान रखेगी और यहाँ पे नेट डेप्ट रिडक्शन के अंदर काम करेगी। प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेगी, कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स वगैरह ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के थ्रू। वर्किंग कैपिटल को यहाँ पे कम करेगी, क्योंकि यहाँ पे फोकस है यहाँ पे कंपनी का हाई इन्वेंट्री को कम करने का। एम्प्लॉय सेफ्टी है। और R&D पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी यहाँ पे लगातार यहाँ पे न्यू R&Ds वगैरह करेंगी। और वहीं पे यहाँ पे कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट्स है जिनका टाइमली लॉन्च यहाँ पे अचीव करने की उम्मीद है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात थी अपन ने जो डिस्कस नहीं करी है वो है R&D कॉस्ट। यहाँ पे अपन R&D कॉस्ट का भी डिस्कशन कर लेते हैं कि R&D कॉस्ट कितनी है ओवरऑल।
तो ये है हमारी R&D कॉस्ट। यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी ने बहुत ज़्यादा R&D पे पैसा लगाया, इस बार 4.5% यहाँ पे रेवेन्यू का, यहाँ पे 358 करोड़ का R&D कॉस्ट किया है। ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे जहाँ 200 करोड़ के लगभग R&D होते थे, इस बार 358 करोड़ के R&D किए। मतलब जहाँ पे आप ये समझिए कि R&D ज़्यादा हो रहा है ना, तो मतलब आप समझ लो कि वो बिज़नेस में आने वाले टाइम में उसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल यहाँ पे इंक्रीज़ होगी। मतलब कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे R&D इस कंपनी, इस सेक्टर के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें देखना चाहिए। अब हम आ जाते हैं थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस और शेयर होल्डिंग पैटर्न और वैल्यूएशंस पे। चलिए वैल्यूएशंस की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक तो ये जो सारी वैल्यूएशंस है ये सब पुरानी है। EV टू EBITDA रेशो वगैरह भी ये सब पुराना है। ये ROCE वगैरह ये सब चीज़ें पुरानी है, ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस टू बुक रेशो, अपन बात कर लेते हैं। मैंने आपको पी रेशो तो बता ही दिया, बहुत कम पी रेशो है ही। अभी यहाँ पे अगर आप बात करो 8,909 को, यहाँ पे इनकी जो नेटवर्थ है 2173 करोड़ है। तो अगर अपन इसको डिवाइड करते हैं तो जो पी रेशो आएगा वो लगभग अपना 4 के 5 के बीच में आएगा, तो जो कि बहुत ही कम है अगर आप इसको कंपेयर करते हो बाकी सभी इससे पीयर से। भले आप लॉरस लैब्स की बात करो या फिर न्यूलैंड की बात करो, ये सभी कंपनियों से बहुत कम मार्जिन पे ट्रेड होने वाला, कम भाव पे ट्रेड होने वाला शेयर है, ठीक है। फिर भी अगर आपको स्पेसिफिकली जानना है तो इसका जो प्राइस टू बुक रेशो है वो करीबन 4.00 है। तो लगभग ये सारी चीज़ें। अच्छा, शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हैं हम लोग वो देख लेते हैं। प्रमोटर्स का स्टेक स्टेबल है, वहीं पे अगर आप देखोगे यहाँ पे भारी मात्रा में FIIs ने अपना स्टेक कम किया और DIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है, जो कि हमेशा उल्टे चलते हैं दोनों लोग। FII की बात करें कौन कौन से अगर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे गवर्नमेंट, अगर अपन देखें ये वाला जो है यहाँ पे फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट फंड, इसने अपना पैसा बढ़ाया है। और वहीं पे अगर जो ये बात करें मॉर्गन स्टैनले ने अपना स्टेक बेचा है। FIIs में अगर इसमें पब्लिक के अंदर देखें तो पब्लिक के अंदर ओवरऑल कोई चेंज नहीं है मेजर अगर अपन देखते हैं। DIIs में अगर अपन बात करें LIC का भी पहले स्टेक था जो अब नहीं है। बाकी ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, टेक्निकली ये स्टॉक कैसा दिखता है, देखिए अभी ये जो रिजल्ट्स हैं ये अभी आए हैं, शायद आई थिंक ये मार्केट के बाद आए हैं, तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अभी जो 360 का भाव चल रहा है, तो वहीं पे अगर अपन देखें इसको टेक्निकल चार्ट्स पे, चलिए तो यहाँ पे अगर आप टेक्निकल संकेत देखोगे तो यहाँ पे टेक्निकली यहाँ पे जो स्टॉक यहाँ पे बाय जोन में दिख रहा है। देखिए रिजल्ट यहाँ पे ज़रूर मैं मानता हूँ कि ये मार्केट आवर्स में आ गए थे, बट यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे बाय संकेत दे रहा है ओवरऑल यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अगर अपन देखें सपोर्ट लेवल क्या है, 308 का सपोर्ट है, और वहीं पे रेजिस्टेंस जो है 354 है, जिस पे लगभग अभी ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। अगर ये क्रॉस करता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो सीधा टारगेट एक देखने को मिलेगा, शॉर्ट टर्म 420 के टारगेट रहेंगे। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, वैल्यूएशंस काफ़ी कम है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। और अभी क्या हो रहा है ना कि जैसे अभी आप देखोगे तो न्यूलैंड के रिजल्ट्स खराब है, तो थोड़ी बहुत यहाँ पे क्या होगा ना, सेक्टर रीएलोकेशन होगा। बहुत से लोग यहाँ पे कम भाव के API ढूंढेंगे, क्योंकि अभी API के यहाँ पे भाव बढ़ चुके हैं, तो ग्रेन्यूल्स एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, ओवरऑल टारगेट हमारा क्या है, 500 रुपये के यहाँ पे 1 साल के टारगेट है, और 420 रुपये ये एक रेंज है जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए रहेगी। अच्छा, बाइंग रेंज क्या हो सकती है, बाइंग रेंज करंट ये यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं 350 के भाव पे, और 320 एक बहुत ही अच्छी रेंज है जो कि एक अपना एक सपोर्ट जोन के लगभग है। अगर आप देखोगे तो 280 और 308 अगर अपन देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक अच्छे ये कैंडिडेट हो सकता है। अच्छा, वैल्यूएशन अगर आपको देखनी है, बाकी सभी से कंपेयर करना चाहते हो, तो मैं वो भी बता देता हूँ। अगर आप देखोगे पी इनके जो हैं अभी यहाँ पे सीक्वेंट साइंसेज है उसका पी बहुत हाई है, ग्रेन्यूल्स का आप देखोगे 16 है, जुबलिएंट का अगर आप देखोगे इससे थोड़ा कम है। फिर अगर हम बात करें सोलारा की, तो सोलारा का अगर पी देखते हो तो ये सोलारा का पी है, उसका पी 27 का है। फिर अगर हम बात करें न्यूलैंड की, तो न्यूलैंड भी बहुत ही हाई पी स्टॉक है, तो ये न्यूलैंड का अगर आप पी देखते हो तो 40 का पी है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं लॉरस लैब्स की, जिसके रिजल्ट्स भी अच्छे थे बट फिर भी उसको तोड़ा गया था, तो ये पे अगर अपन देखते हैं तो उसका भी पी यहाँ पे 26 का है। तो लगभग ये सारी चीज़ें हैं, और ओवरऑल यहाँ पे जो ये आउटलुक यही है, और काफ़ी कंपनी अच्छी है, परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी है, स्टॉक आउटलुक अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आज हम लोग ने जान लिया इसके शेयर होल्डिंग, टेक्निकल, फंडामेंटल, बिजनेस ओवरव्यू, वैल्यूएशंस वगैरह सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी परफॉर्म की है। और अगर अपन देखें तो ये स्टॉक ने थोड़ा कम परफॉर्म किया है ओवरऑल। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बाकी सभी API कंपनी से नेगेटिवली परफॉर्म किया गया है, अगर आप उससे कंपेयर करते हो। तो आने वाले टाइम में इसमें एक अच्छी खासी रन रेट देखने को मिल सकती है। किसी को अभी अगर API स्पेस में एंटर होना है तो ग्रेन्यूल्स इंडिया और लॉरस लैब्स ये एक अच्छे यहाँ पे स्टॉक हो सकते हैं, और वहीं पे न्यूलैंड लैब्स से थोड़ा दूर रहना चाहिए। बाकी सारे आप APIs के हम लोग ने एनालिसिस कर लिए, आप आई बटन दबा के देख सकते हो।
सकते हो। बाकी आप अगर देखोगे सोलार एक्टिव का हो चुका है, लॉरस लैब्स का भी हो चुका है, सिंजीन का बाकी है, और वहीं पे अगर अपन देखें मोरपेन लैब्स का भी हम लोग ने कर लिया है। तो लगभग बहुत सारे एपीआई स्टॉक हम लोग ने कवर कर लिए हैं। तो आप सबका एनालिसिस देख सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाएं, शेयर कीजिए वीडियो सभी यहाँ पे ग्रैन्यूल्स के शेयर होल्डर्स के साथ, और अगर वीडियो पसंद आया तो यहाँ पे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।